अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। आज वजीर आजम के दो मुआवनीन खुसूसी ने एक ही दिन में 1 घंटे के फ़र्क से अपने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। पहले मुआवने खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरुस का इस्तीफ़ा सामने आया। कुछ देर के बाद मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा मुस्ताफ़ी हो गए और दोनों इस्तीफ़े कुछ देर बाद ही मंजूर भी कर लिए गए। दोनों ने अपने ट्विटर पैगाम में इस्तीफ़े का ऐलान करते हुए इस्तीफ़े की वजूहात भी बताई और कहा कि हुकूमत पर होने वाली तनकीद की वजह से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। तानिया इदरुस ने ट्वीट में कहा कि मेरी शहरियत के मामले पर होने वाली तनकीद डिजिटल पाकिस्तान के मकसद को मुतासिर कर रही है। मैंने अवाम के मुफाद में वज़ीर आज़म की मुआवनी खुसूसी की हैसियत से अपना इस्तीफ़ा जमा करा दिया है। अपनी बेहतरीन सलाहियत के साथ अपने मुल्क और वज़ीर आज़म के विजन की खिदमत जारी रखूंगी। उन्होंने ट्वीट में इस्तीफ़े की कॉपी भी मुंसलिक की जिसमें कल की तारीख दर्ज है। उन्होंने लिखा कि मुआवने खुसूसी के तौर पर काम करना मेरे लिए एजाज़ था और मुझ पर अपना एतमाद बहाल रखने पर आपकी शुक्रगुजार हूँ। मेरी कैनेडियन शहरियत के हवाले से बहुत बातें की गई। मेरी पैदाइश कनाडा में हुई और वहाँ पैदा होना मेरी ख्वाहिश नहीं थी। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी शहरी की पाकिस्तान की खिदमत करने की ख्वाहिश ऐसे मसाइल के पीछे छुप जाती है। पाकिस्तान को जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूँ। उसके कुछ देर के बाद डॉक्टर जफर मिर्जा का ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी दावत पर WHO छोड़कर पाकिस्तान आया था। मैंने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। मैं मुतमईन हूँ कि ऐसे वक्त में ओहदा छोड़ रहा हूँ जब कौमी कोशिशों से पाकिस्तान में कोरोना वायरस में कमी आ चुकी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुआवनीन खुसूसी के किरदार से मुताल्लिक मनफी बातचीत और हुकूमत पर तनकीद के बाइस इस्तीफ़ा देने का फैसला किया। पाकिस्तानी अवाम सेहत की बेहतर सहूलत के मुस्तहिक हैं और मैंने इस हवाले से संजीदगी से अपना किरदार अदा किया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक मजबूत निज़ाम सेहत के साथ कोरोना से बाहर निकल आएगा। दो अहम मुआवनीन खुसूसी जो कल तक अपने काम मामूल के मुताबिक कर रहे थे, आज अचानक उनका इस्तीफ़ा आ गया। दोनों ने मुख्तलिफ वजूहात बताई। तानिया इदरुस ने कहा कि शहरियत की वजह से इस्तीफ़ा दिया मगर ये मामला 10 दिन पुराना है। 18 जुलाई को वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवनीन खुसूसी और मुशीरान की शहरियत और असासों की तफसीलात जारी कर दी गई थी, जिसके बाद दोहरी शहरियत का मामला सामने आया। उस पर तनकीद हुई और फिर मामला आगे बढ़ गया। इसके बाद तानिया इदरुस ने मामूल के मुताबिक काम भी जारी रखा। 3 दिन पहले 26 जुलाई को उन्होंने वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। 24 जुलाई को ऑनलाइन तालीम की फराहमी से मुतालिक वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में भी शिरकत की। इससे पहले उन्होंने 22 जुलाई को यूट्यूब के हवाले से भी ट्वीट किया और अब अचानक उनका इस्तीफ़ा सामने आ गया। हालांकि जब तानिया इदरुस पाकिस्तान आई थी और उन्होंने पाकिस्तान में ओहदा ज्वाइन किया था तो वज़ीर आज़म ने उनकी बहुत तारीफ़ की थी और कहा था कि उन्हें घबराना नहीं। तानिया आपको भी और रज़ा आपको भी मुबारक देता हूँ। मुबारक इसलिए देता हूँ कि आपने मुश्किल रास्ता लिया, घबराना नहीं है आपने। मैं जब मैंने ख़िताब किया तो मैंने कौम से कहा आपने घबराना नहीं है और मुझे अफसोस है कि कई बड़े घबरा गए थे बीच में। इदरुस ने वज़ीर आज़म से पहली मुलाकात से मुतालिक बताते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि मसाइल की एक लंबी फहरिस्त है लेकिन आपने घबराना नहीं। पीएम से मेरी पहली मीटिंग पे उन्होंने एक बात मुझे बहुत क्लियरली की कि तानिया प्रॉब्लम्स की लिस्ट यहाँ पे बहुत लंबी है लेकिन तुमने प्रॉब्लम्स को देख के घबराना नहीं है। मगर तानिया इदरुस ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसी तरह डॉक्टर जफर मिर्जा गुज़िश्ता रोज़ भी अपने ट्वीट पर एक्टिव थे। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने भी मीडिया से बात की, फिर आज उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया और उसे आज ही कबूल भी कर लिया गया। मज़ीद इस्तीफ़ों की बातें भी होना शुरू हो गई हैं। काबीना में अब भी 17 गैर मुंतखब अफराद शामिल हैं जिनमें 12 मुआवनीन खुसूसी और 5 वज़ीर आज़म के मुशीर हैं। क्या मामला हुआ है? क्या वाकई मामला दोहरी शहरियत का है या तनकीद का है? वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, क्या वाकई दोहरी शहरियत, इसके अलावा जो असासे और इन सब पर तनकीद हो रही थी इसलिए ये मुस्ताफ़ी हो गए? बाकियों की भी है क्या? बाकियों के भी इस्तीफ़े सामने आएंगे? क्या हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई ताल्लुक है डुअल नेशनैलिटी से या जो असासे हैं उनसे। ये तानिया इदरुस का ये प्रॉब्लम ये चल रहा था कि एक इदारा है NITB और NITB का भी तकरीबन फंक्शनैलिटी वही है जो कि तानिया जो काम कर रही थी। अब वो एक ही काम के लिए दो जो पैरेलल खड़ी हो गया
जिसकी वजह से जो है वो काम में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने फिर बेहतर समझा कि चले मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। अच्छा, फिर तनकीद तो वजह ना हुई, और डॉक्टर जफर मिर्जा ने क्यों इस्तीफा दिया? डॉक्टर जफर मिर्जा साहब इज अ जेंटलमैन, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मेरे ख्याल में अब तक उनका जो मसाइल हैं वो भी ये थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो रिव्यू चल रहा था, जो उन्होंने सारा रिव्यू किया था, उसमें कुछ ऐसे मेरा ख्याल है इशूज़ थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब शायद उनसे इतने मुतमईन भी नहीं थे, और खुद भी वो शायद उनका ये था कि एक जो लोग जिस तरह से बाहर से आते हैं ना, एक मैं बताऊं आपको कि ये उतना हमारे यहाँ मीडिया का, पॉलिटिक्स का बड़ा प्रेशर है, वो खुद भी उतना ज़्यादा जो समझिए कि वो नहीं रहते पॉलिटिकल प्रेशर में, और इतने मीडिया प्रेशर में काम करने का भी मुश्किल होता है। बट आई मस्ट से डॉक्टर जफर साहब इज अ जेंटलमैन, एंड उन्होंने जिस तरह रिजाइन किया है, विश हिम ऑल द बेस्ट। सब, और आप तो खुद जो, और दूसरे भी वज़रा गैर मुंतखब अरकान के हवाले से सवाल उठाते रहे हैं, आप मगर बहुत सारे गैर मुंतखब अरकान हैं जिनके डुअल नेशनैलिटी, तो ज़ाहिर है उस पर किसी की हुब्बुल वतनी पर उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, ना ही किसी को हक है कि इस किस्म की बातें की जाए, मगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बहुत बैक टू बैक मसाइल आए हैं, अपने असासे डिक्लेयर ना करने के, पाकिस्तान में फाइलर ना होने के बहुत ज़्यादा मामला आए हैं जिन पर वज़ीर आज़म की पोजीशन रही है। तो क्या ये, अगर ये इस्तीफ़े लिए गए हैं तो फिर क्या मज़ीद भी इस्तीफे हो सकते हैं? ये जो तमाम मिनिस्टर्स हैं ये काम करते हैं एट द प्लेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो जो, और दूसरी हैसियत जो वज़ीर आज़म की है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की है, और तहरीक इंसाफ जाहिर है कि वो पार्टी इक़्तिदार में है। सो इन दोनों हैसियतों में प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो मुनासिब समझें तो काबीना में किसी को इनवाइट करें या कैबिनेट का मेंबर मुकर्रर करें, या अगर वो मुतमईन नहीं है तो वो इनवाइट ना करें और उनको घर भेजें। वैसे मगर आप ही ने कहा था कि गैर मुंतखब अरकान फैसले करते हैं, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ का विजन कॉम्प्रोमाइज हुआ और उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब आप मुतमईन हैं? ये ओपिनियन किसी का हो सकता है, मेरा हो सकता है, किसी का हो सकता है, लेकिन जो इलेक्टेड, जो अनइलेक्टेड लोग हैं, जैसा कि मैंने आपका कहा कि दो वो काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो लोग जो है वो काबीना के इजलास में प्राइम मिनिस्टर की पूरी अथॉरिटी है उनको इनवाइट करने की, और अपना वो एग्जेक्टिव फंक्शंस उनको डेलीगेट तो नहीं करते, लेकिन ये है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, जिस तरह आपको याद होगा कि नदीम बाबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो एडवाइस करता हूँ, और ये मैं एक टेक्नोक्रेट के तौर के ऊपर एडवाइस करता हूँ, बाकी ये तो काबीना का और प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो उसको कबूल करें या कबूल ना करें। अब ये जो एक किरदार है आइन में जो दिया हुआ है, वो एग्जैक्टली यही किरदार है जो वो कह रहे हैं। सब, आप ही ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगले 6 महीने, और कि आपको वज़ीर आज़म ने कहा कि अगले 6 महीने बहुत ज़्यादा अहम है, और वज़ीर आज़म ने बात काबीना में कही, तो इसी काबीना के साथ अब जो काबीना का में लोग हैं, इसके साथ अगले 6 महीने में आपको लगता है तहरीक इंसाफ डिलीवर कर सकती है जो पिछले 2 साल में नहीं कर सकी? पंजाब में वज़ीर आला बुज़दार डिलीवर कर सकते हैं जो 2 साल में नहीं कर सके? ये देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, जिस तरह मैंने पहले आपको अर्ज किया, और ना सिर्फ अगरचे वज़ीर आला पंजाब को मुंतखब करना जो है वो पार्लियामेंट जो सूबाई असम्बली है वो मुंतखब करती है, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, उनको ये वाइड पावर्स ये ओहदा जो है वो देता है कि वो नॉमिनेट करते हैं लोगों को, और उस्मान गुजार साहब जो है वो इसीलिए अभी तक चीफ मिनिस्टर है कि उनको प्राइम मिनिस्टर साहब का एतमाद हासिल है, और प्राइम मिनिस्टर अगर वफाकी काबीना में तब्दीलियां करना चाहें या सूबाई काबीना में तब्दीलियां करना चाहें, तो वो एक तो उनकी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो उनके पास है, और दूसरी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो उनके पास है, जिसको वो बरूए कार ला सकते हैं। मतलब जब अथॉरिटी उनके पास है तो फिर कारकर्दगी की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। तो फिर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको लगता है पंजाब और मरकज में अगले 6 महीने में आपकी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है जैसी है उससे? देखिए, बात यह है कि मैंने जिस तरह से पहले कहा था, पीटीआई की अगर आप कारकर्दगी को देखना चाहें, अगर आप कंपैरिजन करें पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन से, तो इस हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर है, काफ़ी हद तक बेहतर है।
लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है, या ये कह दीजिए कि हमें जिस मकसद के लिए इक़्तिदार में आए हैं, वो बहुत ज़्यादा, हमारी यार्ड स्टिक जो है वो बड़ी सख्त है। और हमारे लिए ये लोग तसव्वुर करते हैं कि हम एक सी चेंज देंगे, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नेंस का मामला हो, चाहे जुडिशल रिफॉर्म्स का मामला हो, और वो उनमें जो है वो बड़ी गुंजाइश है। और लेकिन मैं इस बात में, मुझे कोई शुबा नहीं है कि अगर कोई आदमी पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की, आप किसी से बात भी कर सकते हैं, या जो सोचता भी है कि ये करना है, डिलीवर करना है, वो इमरान खान है। और उनके अलावा तो बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप का तो वो ना, तो खैर पॉलिटिकल लीडरशिप उतने कद की ही नहीं है कि वो इस तरह की बात कर सके। सो उम्मीदें सारी जो है वो इमरान खान साहब के साथ ही हैं। मगर आपने कहा कि पिछली दो हुकूमतों से बेहतर है। कैसे बेहतर है? जो रिफॉर्म्स हैं उसमें कैसे बेहतर है? आप लोग ना पुलिस रिफॉर्म कर पाए, ना जुडिशल रिफॉर्म कर पाए, ना एजुकेशन रिफॉर्म कर पाए, ना हेल्थ रिफॉर्म कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप नहीं बना पाए, लेजिस्लेशन का आपका कोई मामला ठीक नहीं है, सूबाई हुकूमतों की आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। कैसे दूसरों से बेहतर है? आपको नहीं लगता एक्सपेडाइट करना है आपको, अगर मामला बेहतर करना है अपना? नहीं, एक्सपेडाइट तो करना पड़ेगा, लेकिन देखिए पिछले जो गवर्नमेंट साहब, उन्होंने तो इररिस्पॉन्सिबल एक्सपेंडिचर किया है। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब जो अकेले एक चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 17 ट्रिलियन रुपया पंजाब में 10 सालों में खर्च कर दिया। इसी तरह से मुराद अली शाह साहब ने, कायम अली शाह साहब ने मिलकर कोई 12-13 ट्रिलियन रुपया कराची सिंध में खर्च किया है। और आप देख लीजिए कि इस वक्त कराची की क्या सिचुएशन है। सो इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग जो है यहाँ पे हुई है, ये उसको कैसे मैयर किया जाए। और यही हालात जो है वो बाकी सूबों में, बलूचिस्तान में भी जो है वो यही हाल रहा है। सो इसमें निज़ाम में तो बेहतरी लाने की गुंजाइश है, और उसको करना भी है। और मेरी नज़र में प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसके ऊपर बहुत संजीदा हैं। बहुत शुक्रिया फौजी साहब। कह रहे हैं वज़ीर आज़म बेहतरी लाने के लिए बहुत संजीदा हैं। ये दो जो इस्तीफ़े आए हैं, क्या इसके बाद मजीद कुछ इस्तीफ़े आएंगे? इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, ये इस्तीफ़ा वाकई जो तनकीद हो रही थी, जो दबाव था, इसलिए दे दिया गया, ले लिया गया, क्या वजूहात हैं? 2 दिन पहले तक ये दोनों बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। देखिए, दोनों ने ये कहा है कि हमने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि तासुर ये मिलता है इनकी ट्वीट से कि शायद ये रजा कराना तौर पे इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। जो तानिया बीबी हैं उनसे भी इस्तीफा मांगा गया और डॉक्टर जफर मिर्जा से भी इस्तीफा मांगा गया। जो तानिया है उनको उनका मसला ये था कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई थी, और उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जहांगीर तरीन भी शामिल थे और उनके एक वकील भी शामिल थे। फिर जहांगीर तरीन साहब ने इस्तीफा दे दिया, और मसला ये था कि उनसे पूछा गया कि ये जो आपने कंपनी बनाई है इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि उसका जो इनिशियल पेड अप कैपिटल था वो सिर्फ 25,000 रुपये था। तो इन्होंने बताया जी कि वो हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनसे डोनेशंस लेंगे। तो अब उसमें इशू ये आ रहा था कि अगर ये खुद एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्पेशल असिस्टेंट है, एक पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करती हैं, और साथ ही साथ एक कंपनी की वो डायरेक्टर भी बन गई हैं, और बज़ाहिर उनका दावा था कि इस कंपनी से उनका कोई माली मुफाद वाबस्ता नहीं है, ना ही वो कोई तनख्वाह ले रही हैं। लेकिन अगर वो उस कंपनी के लिए डोनेशंस इकट्ठी करेंगी ओवरसीज पाकिस्तानीज की, तो जाहिर बात है उसमें फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो इस कंपनी को तो नहीं दे रहे ना, वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्पेशल असिस्टेंट को दे रहे हैं, इमरान खान को दे रहे हैं। तो ये एक इशू था। इस पर उनसे सवालात किए गए कि जब आप ने ये काम किया तो आपने प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल क्यों नहीं लिया। तो दावा उनका था कि मैंने अप्रूवल लिया है, लेकिन बात कुछ और थी, उन्होंने बाकायदा अप्रूवल नहीं ली थी, तो लिहाजा कुछ और भी मामला थे, तो उनसे कहा कि आप इस्तीफा दे दें। जफर मिर्जा साहब का इशू काफी पुराना चल रहा है। मैंने जफर मिर्जा साहब से खुद पूछने की कोशिश की कि ये मामला क्या है, लेकिन जफर मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जी मैं इस मामले पे नहीं बोलूंगा। तो अब उनके ना बोलने से जो है वो बहुत सी जो स्पेकुलेशंस हैं उनको उनकी तरदीद करने वाला कोई नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि काफी अर्सा पहले जफर मिर्जा साहब जो हैं उनको जब उनके पास मुकम्मल इख्तियारात थे हेल्थ मिनिस्ट्री के, तो उस वक्त उन्होंने कुछ इंडिया से और कुछ और ममालिक से कुछ मेडिसिन जो है वो इंपोर्ट करने का इजाजतनामा दिया था, तो उस पर एक इंक्वायरी शुरू हो गई थी। फिर अब कुछ दिन पहले जब अद्वियात महंगी हुई, उनकी कीमतों में इजाफा हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर उस पर बड़े कंसर्न थे, तो उन्होंने जफर मिर्जा साहब से पूछा कि ये क्यों हुआ है। तो जफर मिर्जा साहब ने एक दफा फिर कहा कि जी इसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनसे मुतमिन नहीं थे, तो उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दें। तो अभी तो 2 इस्तीफे आए हैं, अब एक और भी हैं
लाइन में है, वो उनको अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं है, लेकिन उनको कुछ राइट लेफ्ट से पता चल रहा है कि उनका भी मामला गड़बड़ है। हो सकता है 50-50 चांस है, हो सकता है कि वो मामला अपना सेटल कर ले, लेकिन 50% चांस ये है कि वो भी हो सकता है कि किसी ट्वीट के जरिए कह दें कि जनाब मैंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। अच्छा, अगर जो तानिया की आपने बात की, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला है, ज़ाहिर है मेजर मसला है। अगर वज़ीर आज़म को नहीं बताया था और कह दिया कि बताया था तो भी बहुत बड़ा मसला है, मगर इस कंपनी में अभी तक पैसे नहीं आए। यहाँ तो नदीम बाबर साहब हों, रज़ाक दाऊद साहब हों, खुसरो बख्तियार साहब हों, उनके बड़े क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं और ये कह दिया जाता है कि जी वो मीटिंग में नहीं बैठते जब उनके हवाले से फैसले हो रहे होते हैं। दोहरी शहरियत के बड़े मसाइल हैं, ऐसे पाकिस्तान में रिटर्न्स फाइल ना करने के जो हैं वो लोगों के मसाइल हैं। कारकर्दगी की बात की जाए तो उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी के मसाइल हैं, गुलाम सरवर साहब की कारकर्दगी के मसाइल हैं। तो एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से सबको क्या एक साथ परखा जाता है या किसी को अलग और किसी को अलग तरीके से परखा जाता है? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें देखें जो आपने खुसरो बख्तियार साहब का जिक्र किया, तो खुसरो बख्तियार साहब के पास एक पूरी स्टोरी अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि जब भी कोई मीटिंग होती थी जिसमें मेरी मिनिस्ट्री से मुतलका को बात होती, मैं उठ कर चला जाता था। तो इस तरह की स्टोरियां हैं सबके पास। ये जो तानिया बीबी है, ये बात दुरुस्त है कि इनकी कंपनी में अभी पैसे भी नहीं आए, लेकिन इनसे जब ये पूछा गया कि आप कंपनी रजिस्टर करवा रही हैं, आप उसमें ऑफिस होल्डर हैं, तो आपने प्राइम मिनिस्टर से पूछा है? इन्होंने कहा हाँ मैंने पूछा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने नहीं पूछा था। तो ये एक जो एसओपी है, एक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर का जो ट्रस्ट होता है वो बड़ा जरूरी होता है। तो जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसका नाम आप ले रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहता है कि जी इन्होंने कोई बाकायदा इजाजत नहीं ली थी, तो एक तो कहा तो हमें बताया तो यही जा रहा है कि ये इशू था। तो जफर मिर्जा साहब का इशू जो है उसमें भी ऑपोजिशन के कुछ जो रहनुमा हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि जफर मिर्जा साहब का मामला जो है वो बहुत संगीन है, उसमें फिर अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उन पर भी जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री का असल जो चार्ज है वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो अगर जफर मिर्जा साहब जो हैं उन्होंने अगर किसी गलती का इर्तिकाब किया, दानिस्ता या ना दानिस्ता, और कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई और वो चले गए हैं, तो कल को फिर वजीर आजम साहब जो हैं वो जवाबदेह होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आपने जो मिसालें दी हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ये भी आप कह सकते हैं कि ये दोनों साहिब और साहिबान ये बैरून मुल्क से आए थे, एक WHO से आया, एक कनाडा से आया, बाहर अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के पाकिस्तान आए। दावा उनका ये था हमने मुल्क कौम की खिदमत करनी है, लेकिन नतीजा ये निकला कि उनसे इस्तीफा मांगा गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो भले बेचारे कहते रहे कि जनाब हम आइंदा भी मुल्क कौम की खिदमत करते रहेंगे, लेकिन सच तो ये है कि शायद कमजोर थे इसलिए उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। अच्छा, आगे क्या होने जा रहा है? वज़ीर आज़म की काबीना पर दो बातों पर तनकीद हो रही है, एक ये कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, दूसरा उसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है। तो क्या आगे जाके काबीना में डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग, कोई शफलिंग उसका सोचा जा रहा है? क्या इत्तलात है इस्लामाबाद में? बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब सोच रहे हैं, और हम इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें हैं वहाँ पर बहुत सी खबरें हम सुन रहे हैं। 6 महीने तो बहुत दूर की बात है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये जो मुशीरान हैं और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, इनमें भी कुछ तब्दीली होगी या तरामीम होंगी ऊपर नीचे कर दिया जाएगा कुछ लोगों को, और जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं और स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में भी कुछ तब्दीलियां होंगी। वो जो हम 6 महीने की बात कर रहे हैं ना, वो तो बहुत बाद की बात है, वो तो सिर्फ कहने की बात है। वो 6 महीने जब होंगे तो फिर तो आप ये चीज ज़हन में रखें शाहजेब साहब कि मार्च 2021 में बहुत से सेनेटर्स की एक नई खेप जो है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा, वो सेनेटर्स की खेप जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाएगी, और उन सेनेटर्स में कम से कम वो 20-22 नए सेनेटर्स होंगे ताज़ा दम, और उसमें बहुत से पढ़े लिखे लोग भी होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर के पास बड़ी चॉइस आ जाएगी। तो उनके पास और हो सकता है कि वो कुछ ऐसे लोगों को भी सेनेटर बनवाने की कोशिश करें जिनको कि वो मुस्तकबिल में वजीर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए जो मार्च 2021 है उस वक्त तो सेनेट का इलेक्शन होने के बाद तो हर सूरत में ही प्राइम मिनिस्टर ने उन सेनेटर्स में से कुछ लोगों को काबीना में लेके आना ही आना है। लेकिन हम तो अभी से सुन रहे हैं कि अभी अगले कुछ हफ्तों में कुछ बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो काबीना में हो सकती हैं।
बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने हमारे प्रोग्राम में कल कहा था कि वो वज़ीर आज़म से मिलने जा रहे हैं, वज़ीर आज़म ने बुलाया है, कराची का मुकदमा लेकर जा रहे हैं। क्या कुछ मिला है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। कराची में बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर जहां 12 साल से सिंध में बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी पर तनकीद हो रही है, वहीं सवाल उठ रहा है कि कराची का मुकदमा कौन लड़ेगा, कराची के हालात कौन बेहतर करेगा। गुज़िश्ता इंतख़ाबात में कराची से तहरीक इंसाफ के 21 अरकान सिंध असेंबली और 14 अरकान कौमी असम्बली मुंतखब हुए। सदर आरिफ अलवी का ताल्लुक भी कराची से है। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कराची से कामयाबी हासिल की थी, बाद में नशिस्त छोड़ दी थी। गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर से कराची के मामले पर बुलाया है और मैं प्लान लेके जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म से भी बात करूँगा, उनके पास क्या प्लान है, कैसे मामला आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपकी मुलाकात हुई, आपने कहा कराची का मुकदमा आप वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे, वज़ीर आज़म ने खुद बुलाया है। स्पेसिफिक्स बताइएगा कि क्या क्या है कराची के लिए, क्या वज़ीर आज़म चाहते हैं, क्या आपकी बात हुई? कराची के लिए वजीर आजम ने जो आज जो बात की है, मुझे उससे बहुत हौसला अफजाई हुई है। मैं कराची के लोगों को भी आपके प्रोग्राम के तहत तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि वो इस बात को अपने बिल्कुल जहन में रख लें कि वजीर आजम अब बहुत सीरियस हैं कराची के मामले को लेकर। और उन्होंने आज यानी एक तो टेम्पररी फेज है ना कि जब बारिश हुई तो वहाँ पर नाले ओवरफ्लो हो गए और हमने उसमें से पानी निकाल देना है, तो ये एक टेम्पररी फेज है कि थोड़ा सा हम करके और वो आगे बढ़ जाए। लेकिन वजीर आजम को 3 साल प्लान ऐसा चाहते हैं कि कराची के लोगों की तकालीफ का अजाला फौरी तौर से शुरू हो जाए, इम्पैक्ट उनको आना शुरू हो जाए और ये 3 साल तक ऐसे आगे चल भी सके। तो आज वजीर आजम ने NDMA को खास तौर से ये हिदायत जारी की है कि वो 1-2 दिन के अंदर वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करें कि कितना अखराजात की जरूरत है, क्या चीज रेक्टिफाई करनी है, किस तरह से चलना है, क्या चीज ऐसी है जो हम कर सकते हैं, क्या चीज सिंध गवर्नमेंट की किस चीज में मदद दरकार होगी या उनका साथ दरकार होगा, और कौन सी ऐसी चीजें जो हम खुद भी कर सकते हैं कराची के लिए। तो NDMA मुझे उम्मीद है कि 1 आध दिन में वजीर आजम को ये रिपोर्ट पेश कर देगी। फौरी तौर से जो रिलीफ कराची को ऑफर हो जाएगा वो पानी की निकासी है। वो मैं कल वजीर आला से बात करूंगा कि अगर उन्हें पानी की निकासी में किसी किस्म की मदद की फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत है तो हम फौरी तौर से उसके अंदर आ सकते हैं और हिस्सेदार बन सकते हैं। मतलब अगर पिछले 2 सालों में मुतादिद बार अरबों रुपए की बात की गई है वफाकी हुकूमत की तरफ से, ज़ाहिर है बुनियादी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की नहीं पूरी की, मगर वादे आप लोगों की तरफ से भी किए गए कि एलोकेट हो गए हैं, प्रोजेक्ट्स आगे चलेंगे, पानी का प्रोजेक्ट्स होंगे। जो पिछली हुकूमत ने ग्रीन लाइन शुरू किया वो नहीं पूरा हुआ, तो जो पहले भी बहुत दफा आप लोगों की तरफ से वादे किए गए हैं। 3 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जिनके मैंने खुद संगे बुनियाद भी रखा और इफ्तिताह भी किया, जो फ्लाईओवर ब्रिजेस हमने बनाए। वो बल्कि आप आई विल इनवाइट यू सम टाइम कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ कि उनकी क्वालिटी आप देखें। जो अभी बारिशें हुई हैं इनसे इस बरसात में भी उन जगहों के ऊपर जो SIDCL ने डिलीवर किए हैं उसमें कोई पानी नहीं खड़ा हुआ, ना कोई इसमें टूट फूट का शिकार हुआ। बड़ा बेहतरीन कंस्ट्रक्शन उसकी हुई है। नंबर 2, हमने जो ग्रीन होम की कंप्लीशन है उसकी तरफ हम गए हैं। अभी हमने 2.2 बिलियन रुपीस का 2.2 अरब रुपए का हमने अभी टेंडर फ्लोट किया है उसकी एक्सटेंशन का, और तकरीबन 3.5 बिलियन की हम उसके अंदर रोलिंग स्टॉक यानी बसें और ITS सिस्टम उसके अंदर लगा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा काम होगा कराची को, जो पहली बार मास्टर ट्रांजिट सिस्टम मिलने जा रहा है। ये भी वजीर आजम ने ही इसको तकमील तक पहुंचाया है। ये शुरू बेशक हुआ था नवाज शरीफ के दौर में, लेकिन अब मेगा प्रोजेक्ट कराची के लिए 2 मेगा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह मैं आज वजीर आजम को देकर आया हूँ। वो वजीर आजम की मंजूरी के फौरन बाद हम उसको अनाउंस भी करेंगे और इंशाअल्लाह उसको हम तकमील तक भी पहुंचाएंगे इसी दौरे हुकूमत में। सब और कुछ तफसीलात बताएंगे, क्या वो प्रोजेक्ट्स हैं कराची में पानी की फराहमी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिंध हुकूमत के साथ, उसके बगैर क्या वो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, जो प्रोजेक्ट मैं देकर आया वो मैं जब तक वजीर आजम उसको देख न लें और उसको अप्रूव न कर लें तो मैं वो शेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हमारे पास पानी की फराहमी जो है, पीने का पानी की फराहमी, उसका तो हमारे पास प्रोजेक्ट बना हुआ है डिसैलिनेशन का। वो पैसे तकरीबन यहाँ पर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, इसके जो मलिक रियाज से रिकवरी के पैसे थे, उसकी मैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से भी दरख्वास्त करूंगा। मैं पूरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो
इन प्रोजेक्ट्स में से कोई एक प्रोजेक्ट जो वो बेहतर समझती है सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रूव कर दे और वो पैसे उन प्रोजेक्ट्स के लिए रिलीज कर दी जाए, जिसमें K4 भी शामिल है और जिसके अंदर हम जो ये डीसैलिनेशन का प्रोजेक्ट है ये भी उसके अंदर शामिल है। बहुत शुक्रिया, इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात होगी एक और अहम इशू पर एक ब्रेक के बाद। हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही है कि वो माफियाओं से लड़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी बार बार माफियाओं को खबरदार करते रहते हैं, मगर 2 बरस में हुकूमत ने चीनी के हवाले से जो भी फैसले किए हैं उससे शुगर माफिया को फ़ायदा ही पहुंचा है और अब भी पहुंच रहा है। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला किया, जो चीनी की कीमत में इजाफे की वजह बना। चीनी की कीमत में इजाफे का फ़ायदा शुगर माफिया को पहुंचा और फिर शुगर मिल मालिकान को 2.5 अरब रुपए की पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी भी दे दी और जो चीनी बरामद की गई वो भी मशकूक करार पाई। अब हुकूमत ने 3 लाख टन चीनी बैरून मुल्क से दरामद करने का फैसला किया है, क्योंकि इक्तिसादी राब्ता कमेटी के अरकान ने खदशा जाहिर किया है कि सितंबर के आखिरी अक्टूबर के आगाज में मुल्क में चीनी की किल्लत हो सकती है। हुकूमत ने पहले गंदुम दरामद करने का फैसला किया, फिर अब चीनी दरामद करने का फैसला किया, मगर यह फैसला ताखीर से किया गया है क्योंकि मई में सामने आने वाली शुगर कमीशन की रिपोर्ट में चीनी की किल्लत का खदशा जाहिर किया जा चुका था। शुगर कमीशन की रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 10 पर 16वें नुक्ते में लिखा है कि इस साल चीनी की पैदावार 48 लाख मीट्रिक टन है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 8.6% कम है। कैरी ओवर स्टॉक के हवाले से दावा किया गया कि इसमें 5 लाख टन चीनी मौजूद है। यूं बामुश्किल मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक हो सकेगी। मुल्क की ज़रूरत 52 लाख टन से ज़ायद है। ये रिपोर्ट मई में सामने आई, मगर अब जुलाई में हुकूमत ने चीनी दरामद करने का फैसला किया, 2.25 महीने गुजरने के बाद और चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद। इस दौरान मुल्क में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हुआ। अप्रैल में चीनी की कीमत 79 रुपये थी, अब 90 से 95 रुपये हो चुकी है। इस इजाफे का फायदा भी शुगर माफिया को पहुंचा और फिर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की वजह से शुगर माफिया को मजीद फायदा पहुंचा, क्योंकि हुकूमत ने मार्केट में चीनी की कीमत में इस्तेहकाम के लिए चीनी पर सब्सिडी का फैसला किया, मगर यूटिलिटी स्टोर ने भारी मिकदार में चीनी खरीद ली, जिसकी वजह से मार्केट में चीनी की डिमांड बढ़ी, चीनी मजीद महंगी हुई। सिर्फ 4 महीने में 6,25,000 टन चीनी की खरीदारी के टेंडर्स जारी किए गए, तकरीबन 2,10,000 टन चीनी खरीदी गई और चीनी भी मार्केट रेट के मुताबिक खरीदी गई, यानी एक्स मिल प्राइस से ज़्यादा महंगी चीनी यूटिलिटी स्टोर ने खरीदी। अरबों रुपए का फायदा शुगर माफिया को पहुंचा दिया गया। फिर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने जो बड़े पैमाने पर खरीदारी की, उससे भी मार्केट में चीनी की तलब में इजाफा हुआ और चीनी की कीमतें बढ़ी और इसका फायदा भी शुगर माफिया ने उठाया। हर तरह से शुगर माफिया को फायदा पहुंचाया गया। इससे पहले गुज़िश्ता साल हुकूमती फैसलों की वजह से शुगर माफिया ने भरपूर फायदा उठाया। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल चीनी बरामद करने की इजाज़त दी, फिर पंजाब हुकूमत ने शुगर मिल मालिकान को 3 अरब रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया, फिर मार्केट में चीनी की कीमतें बढ़ती रहीं, शुगर मिल मालिकान को सब्सिडी का पैसा भी मिला, चीनी की कीमतों में इजाफे का भी फायदा हुआ। ये बातें खुद हुकूमत के कायम किए गए शुगर कमीशन और शुगर कमेटी ने बताई। शुगर कमेटी वाजे कर चुकी थी कि पंजाब हुकूमत ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी सियासी असर व सूख की वजह से दी। इसके बाद आने वाली शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तिजारत की दरख्वास्त पर 11 सितंबर 2018 को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास बुलाया गया। इजलास में सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने वाजे किया कि पानी की कमी की वजह से आने वाले साल में गन्ने की कम पैदावार मुतवक्को है, मगर फिर भी इस नतीजे पर पहुंचा गया कि सीजन के आखिर में 10 लाख टन चीनी बाकी बच जाएगी, इसलिए 10 लाख टन चीनी बरामद की जा सकती है। फिर 2 अक्टूबर 2018 को ईसीसी ने 10 लाख टन चीनी बरामद की इजाजत दे दी, मगर ये शराइत रखी कि शुगर मिल मालिकान को ना ही वफाकी हुकूमत और ना ही कोई सूबाई हुकूमत सब्सिडी देगी। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक यह तय किया गया कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी हर 15 दिन बाद इजलास करेगी और मुल्क में चीनी के स्टॉक, बरामद और कीमतों का जायजा लेगी। अगर मुल्क में चीनी की कीमतों में कोई गैर मामूली इजाफा हुआ तो कमेटी ईसीसी को तजवीज़ देगी कि चीनी के एक्सपोर्ट्स बंद कर दी जाए। यानी ईसीसी ने यह बात तय कर दी थी कि अगर पाकिस्तान में चीनी की कीमत बढ़ी तो फौरी तौर पर चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी जाएगी। मगर फिर क्या हुआ? चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ती रही, मगर बरामद भी होती रही। ना सिर्फ ये, बल्कि ईसीसी के वादे फैसले के बावजूद ना कोई सूबा और ना ही वफाकी हुकूमत एक्सपोर्ट्स पर सब्सिडी देगी। पंजाब हुकूमत ने 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी भी दे दी। रिपोर्ट आगे लिखती है कि 4 दिसंबर 2018 को ईसीसी की मीटिंग हुई और 1 लाख टन मजीद चीनी बरामद की इजाजत भी दे दी गई। साथ ही बरामद पर सब्सिडी का इख्तियार भी सूबों की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया। हालांकि गुज़िश्ता इजलासों में सूबों और वफाक दोनों को सब्सिडी देने से मना किया गया था। रिपोर्ट आगे लिखती है कि उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने चीनी की बरामद की वजह मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर्स की शदीद ज़रूरत बताई और कहा कि मुल्क में मुनासिब मिकदार में चीनी का स्टॉक मौजूद था, इसलिए बरामद
बरामद करना एक दुरुस्त फैसला था। उनसे पूछा गया कि ईसीसी के पहले इजलास में यह फैसला किया गया कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी, फिर दूसरे इजलास में चीनी की बरामद पर सब्सिडी देने का इख्तियार सूबों की सवाबदीद पर क्यों छोड़ दिया गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि इनफॉर्मली इस मामले पर इजलास में गुफ्तगू हुई थी कि 18वीं तरमीम के बाद चीनी पर सब्सिडी देना खालिसतन सूबों का अपना इख्तियार है और सूबों को इस हवाले से पाबंद करना वफाकी हुकूमत का इख्तियार नहीं है। मगर फिर असद उमर से पूछा गया कि ईसीसी की उस दिन की मीटिंग में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि सूबों को सब्सिडी का इख्तियार देने की ये वजह लिखी गई है कि हर सूबे में गन्ने की सपोर्ट प्राइस अलग होती है, इसलिए सब्सिडी का इख्तियार भी उस सूबे का अपना होना चाहिए। तो इस पर असद उमर का जवाब था कि असल वजह 18वीं तरमीम के बाद सूबों के इख्तियार ही की थी। रिपोर्ट के मुताबिक असद उमर का सूबों को सब्सिडी की इजाजत देने का 18वीं तरमीम बताना तसल्ली बख्श वजह नहीं थी, क्योंकि ईसीसी ने अपने फैसले में ये नहीं लिखा बल्कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ वजह बताई। अगर ईसीसी की बताई गई वजह मान ली जाए कि सूबों को सब्सिडी का इख्तियार इसलिए दिया गया क्योंकि हर सूबे की अपनी अलग गन्ने की सपोर्ट प्राइस होती है, तो भी ये वजह तसल्ली बख्श नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक क्योंकि सिंध में सपोर्ट प्राइस 182 रुपए मन और पंजाब में 180 रुपए मन थी, यानी महज 2 रुपए का फर्क था। रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल रज़ाक दाऊद से पूछा गया कि जब सूबे बार बार चीनी की कीमतों में इजाफे का मामला शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में उठा रहे थे, तो चीनी की बरामद उस वक्त रोक क्यों नहीं दी गई। तो अब्दुल रज़ाक दाऊद ने जवाब दिया कि क्योंकि बैनुल अक़वामी कमिटमेंट्स थी मई 2019 तक चीनी बरामद करने की, इसलिए उन्हें पूरा करना लाजमी था। मगर कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि अब्दुल रज़ाक दाऊद की चीनी की कीमत में इजाफे के बावजूद बरामद जारी रखने की दलील तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि चीनी बरामद के फैसले के बाद ही लोकल मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया था। कमीशन ने बहुत ज़्यादा शवाहिद जमा किए हैं जिसकी रोशनी में ये वाज़ेह है कि चीनी की बरामद लोकल मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे की एक वजह है। अब तक के हुकूमती फैसलों से शुगर माफिया को फायदा पहुंचा। पहले बरामद की गई ये कह के कि मुल्क को डॉलर्स की ज़रूरत है, मुल्क को डॉलर्स की अब भी ज़रूरत है। लोकल मार्केट में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता रहा। अब 3 लाख टन दरामद की इजाज़त दी गई है, तो जाहिर है वो डॉलर्स के जरिए ही आएगी, यानी मुल्क में ज़र मुबादला ज़ाया होगा। माहिर इजनास शम्सुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है। शम्सुल इस्लाम साहब बहुत शुक्रिया। सब एग्जैक्टली क्या हुआ है? कमी हो गई चीनी की, कीमतें बढ़ गई चीनी की, दरामद का फैसला हो गया, मई में कह दिया था शुगर कमीशन ने, लेट हो गई हुकूमत, ये क्या हुआ है सारा मामला? देखें जी, शुगर में आपने गवर्नमेंट जो शुरू से ही पहले दिन से उसको हैंडल नहीं कर पाई। एक तो जो है चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी, उस पर सब्सिडी दी, और उसके बाद जब आपका जो है ये जो सीज़न क्रशिंग है इसकी एंड हुई है मार्च में, तो शुगर बैलेंस को भी रिपोर्ट देनी होती है गवर्नमेंट को, और उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टॉक्स की पोजीशन देखते हुए, लोकल कंजम्पशन को देखते हुए आगे से अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है। वो भी फेल हुए और उस पर तकरीबन अगर ये शॉर्टेज दिखाई जा रही है, कि अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें 4.8 मिलियन टन का इन्होंने स्टॉक बताया, और जबकि कहा है कि कंजम्पशन डोमेस्टिक जो है वो 5.5 मिलियन टन की है। इस हिसाब से इतनी ज़्यादा शॉर्टेज थी, तो फिर हुकूमत ने उस वक्त टाइमली डिसीजन क्यों नहीं लिया? हालांकि आगे रमज़ान भी था, तो ये तो अप्रैल में ही डिसीजन हो जाना था, अप्रैल तक, और लेट से लेट मई में चीनी आ जानी चाहिए थी, ताकि कंज्यूमर को जो है वो चीनी सस्ती प्राइस पे मिलती। अब जाके जब सीज़न में सिर्फ 4 महीने रह गए न्यू क्रॉप के, और उस वक्त जो है ये डिसीजन लिया जा रहा है कि 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट की जाएगी, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, तो ये कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं हुआ। मतलब अगर देर से भी किया तो आपके ख्याल में दुरुस्त किया है? कम से कम चीनी की कीमतों में कमी हो जाएगी इस दरामद के फैसले से? नहीं, इससे कीमतें कम नहीं होंगी, बल्कि ये शुगर बैलेंस की स्ट्रेटजी है कि लास्ट मोमेंट पे जहां अब इन्होंने जुलाई में 1 जुलाई से मुसलसल कीमतें बढ़ा रहे थे, उसको जस्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट को एक उन्होंने डिटेल्स अपनी समरी भेज दी, एक एडवाइस भेजी कि चीनी शॉर्ट है, आप इंपोर्ट कर लें ताकि आगे जो है प्राइस स्पाइरल ना हो। तो सितंबर अक्टूबर में जाके ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी, जिसकी वजह से हुकूमत को उन्होंने समरी दी है। लेकिन हुकूमत का आपको देखा है कि जी आपके प्रीवियस जो डिसीजन हुआ है वीट का, उसमें भी ऑलमोस्ट 10 महीने लग गए, अभी तक नोटिफिकेशन इशू हो रहे हैं। इसी तरह से चीनी का अप्रूवल तो हो गई, लेकिन उसकी जो चीनी इंपोर्ट होगी तो वो भी एक तो इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही है, उसकी वजह से महंगी पड़ेगी, 84 तक की कॉस्ट आती है। उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, तो वैसे भी TCP की जो हैंडलिंग चार्जेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, तो ये तो 90 रुपये की तो हुकूमत को जाके घर पड़ेगी। तो इसका एक मकसद ये था कि ये चीनी इंपोर्ट हो कर ले और हम अपनी तरफ से क्लीन हो जाएं, कि हमने गवर्नमेंट को पहले से इन्फॉर्म कर दिया, और फिर जब स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स आएंगे तो वो TCP जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के तौर पर रखेगी उन लास्ट 2-3 महीनों के लिए। उस वक्त भी मार्केट में इंटरवेंशन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो TCP ज़्यादा से ज़्यादा चीनी जो है अपने यूटिलिटी स्टोर को बेचेगी, और यूटिलिटी स्टोर का आपने पहले ही हाल देख लिया कि इतनी बड़ी क्वांटिटी ली और मार्केट रेट से महंगी लेते रहे, और उन्हें भी मार्केट में कंज्यूमर को एक ख़ास
क्वांटिटी तक तो पहुंचाया फ़ायदा, लेकिन जो ज़्यादातर चीनी है वो आप ये सुनने में आ रहा है कि जो नेबरहुड शॉप्स थी वहाँ चली गई यूटिलिटी स्टोर के आउटलेट से। अच्छा, मगर शुगर कमीशन रिपोर्ट ये भी लिखती है कि ये पैदा ज़्यादा होती है, दिखाते कम हैं, ऑन द बुक ऑफ द बुक रखते हैं ताकि टैक्स भी बचाएं और लागत बढ़ा के दिखाएं। तो वाकई जेन्युइन शॉर्टेज है पाकिस्तान में या नहीं है, ज़ख़ीरंदोज़ी की हुई है? देखिए, आपने जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई थी, फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट भी आई, तो उसमें उन्होंने बताया था कि बुक्स और ऑफ द बुक्स ये क्रशिंग करते हैं और नेम प्लेट पे जो क्रशिंग होती है उसके बाद अलावा जो उन्होंने उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया हुआ है। तो चीनी तो उनके पास है, ऑन बुक्स ये 4.8 मिलियन टन के स्टॉक्स बता रहे हैं, लेकिन अभी भी जो चीनी मार्केट में बिकती है, बहुत सारी चीनी जो है बेनामी सेल्स अभी भी जारी हैं। अभी भी CNIC की कंडीशन जो आम चीज़ों के लिए तो 1 लाख तक की कंडीशन रखी हुई है, लेकिन आप अगर मार्केट में चीनी लेने जाएँ तो आपको ब्रोकर जो है बगैर CNIC के आपको चीनी दिलवा देगा। तो ऑफ द बुक्स चीनी इनके पास है, लेकिन ये अपने उस डिसीजन को जो इन्होंने जो प्राइस बढ़ाई है उसको जस्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं। और उनको पता है कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में चीनी महंगी है और सस्ती भी चीनी अगर दुबई से हम इंपोर्ट भी करेंगे तो हमें 84 और 90 के बीच में कॉस्ट करेगी। यही वजह है कि उनको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये सितंबर अगस्त में एक और नई प्राइस हाइक लेकर आएंगे। जो इस वक्त आप 90 की देख लें तो आइंदा ईद के बाद जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक की आपकी बहुत ज़्यादा क्राइसिस जो है संगीन हो सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत ही मायूस सूरत हाल है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने हम्माद अजहर साहब, क्योंकि वजीर सनत व पैदावार हैं, दावत दी और वो प्रोग्राम में नहीं आए, प्रोग्राम में शामिल हुए। नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला सामने आया है, जो खुद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने चेयरमैन नैब की 23 जुलाई को जमा कराई गई रिपोर्ट के जवाब में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में चेयरमैन नैब ने मुकदमात जल्द निपटाने की राह में हाइल मुश्किलात के बारे में बताया है, जबकि हम समझते हैं कि मुकदमात में ताखीर नैब के अपने दफ्तर से शुरू हो जाती है, क्योंकि नैब अफसरान में सलाहियत ही नहीं है और तहकीकात के लिए मतलूबा महारत भी नहीं है। साथ ही ऐसा कोई मयार भी नजर नहीं आता जिससे इन इंक्वायरीज को जांचा जा सके। ऐसे नकाइज से भरपूर इंक्वायरीज रेफरेंस में तब्दील हो जाती हैं और ये रेफरेंस अदालत के लिए नॉन स्टार्टर बन जाता है, यानी केस आगे नहीं बढ़ता। तहरीरी फैसले के मुताबिक इस तरह के नाकिस रेफरेंसेस की सपोर्ट में नैब के पास मतलूबा मवाद और शवाहिद नहीं होते, जिसके 22 मुकदमात ताखीर का शिकार हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि हमारी नज़र में चेयरमैन नैब के पास रेफरेंस की हतमी मंजूरी का इख्तियार है, इसलिए वो खुद रेफरेंस के शवाहिद का जायजा लें ताकि ये बात यकीनी बनाई जा सके कि जो रेफरेंस अदालत में ट्रायल के लिए जाए वो काबिल जवाज राय के साथ जाए और इसके नतीजे में सजा हो। चीफ जस्टिस ने फैसले में लिखा कि नैब कवानीन के मुताबिक नैब रेफरेंसेस का फैसला 30 दिनों में होना चाहिए। इस कानून के पीछे कानून साजों का एक मकसद था और उनकी ये ख्वाहिश नहीं थी कि नैब के केस अदालत के लिए मुश्किलात का बाइस बन जाए। नैब को यकीनी बनाना चाहिए कि जब कोई रेफरेंस अदालत में फाइल करे तो कानून के मुताबिक 30 दिन में उसका फैसला भी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में मज़ीद लिखा कि मसला नैब के साथ है, नैब के अफसरान और प्रोसिक्यूटर्स में सलाहियत का मसला है और इस मामले का चेयरमैन नैब को फौरी हल निकालना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि उनकी टीम में काबिलियत नहीं है तो इस टीम को तब्दील करें। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन नैब ने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 30 रोज़ में करप्शन मुकदमात का फैसला करना मुमकिन नहीं है, जबकि मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफ़ी हैं, जिसकी वजह से मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर हो रही है। हुकूमत को कई बार एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ाने का कह चुके हैं। इसके अलावा चेयरमैन नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुल्ज़िमान की अलग अलग दरख्वास्तें और आला अदलिया के हुक्म इम्तना भी फैसलों में ताख़ीर की वजह बनते हैं। चेयरमैन नैब के इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नैब की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया है। इस हवाले से हमने तर्जुमान नैब से रब्ता किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अब से कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।